1656 के बाद तो औरंगजेब दक्कन से आ गया था, वही था दक्कन में लड़ रहा था युद्ध बीजापुर गोलकुंडा के केस में। 1657 में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने चला है। 2 वर्ष तक तो उत्तराधिकार के युद्ध में उलझा रहा था, और 2 वर्षों के बाद 1659 में वो बना था दिल्ली का बादशाह। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो उसके बाद 1659 के बाद तुम औरंगजेब ने 1658 से औरंगजेब की दक्कन नीति को नमूने देखना आरंभ करते हो। तो औरंगजेब की दक्कन नीति को प्रायः 3 चरणों में बांटकर देखा जाता है। पहला चरण 1658 से लेकर 1668 तक आते हैं। इस चरण में औरंगजेब की नीति का बल यह था कि बीजापुर और गोलकुंडा से, जो बीजापुर से वह भूभाग प्राप्त कर लिया जाए जिसकी मांग उसके पिता के समय ही उठाई गई थी। और केवल उठाई नहीं गई थी, 1656 में बीजापुर से ऑलरेडी कल्याणी और बिदर का क्षेत्र छीन लिया गया था। अब 2 बचा था, परेंडा और सोलापुर। औरंगजेब ने 1660 में परेंडा भी हासिल कर लिया और 1668 में शोलापुर भी हासिल कर लिया बीजापुर से। तो मतलब अहमदनगर का जो 1/3 भूभाग बीजापुर को मिला था, वह भूभाग औरंगजेब ने 1668 तक छीन लिया। तो यहीं पर कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ जो औरंगजेब की दक्कन नीति है वह शाहजहां से उसे विरासत में मिली थी, क्योंकि एक बार जब शाहजहां के समय उसको छेड़ा जा चुका था, उसे 2 भूभाग छीना जा चुका था, टोटल 4 भूभाग हैं। तो अब लॉजिकल तो यही था कि बाकी भूभाग भी छीन लिया जाए। उसको जितना ऑपरेशन होना था वो तो 1656 में ही हो चुका था, जितना अविश्वास पैदा होना था 1656 में ही हो चुका था। अब तो बुद्धिमानी इसी बात में थी कि वह भूभाग उससे छीन लिया जाए। तो 1668 तक तो उसने वो भूभाग को हासिल कर लिया। फिर 1668 से 1684 के बीच उसकी दक्कन नीति का दूसरा चरण माना जाता है। इस चरण में उसका प्रयास यह था कि बीजापुर और गोलकुंडा की सहायता से हम मराठों को नियंत्रित करें। भी मराठों के विषय में मैंने आपको नहीं बताया है, मराठा में पढ़ाऊंगा आगे, तुम ये मत समझना मराठा हमारा हो गया। मराठी का जब तुम अध्ययन करोगे तो पाओगे कि शिवाजी ने मराठों को एक शक्ति के रूप में संगठित कर रहा था, और शिवाजी बार बार समस्या पैदा कर रहा था। जैसे अब 1656 में जब जिसमें वॉर शुरू हुआ था बीजापुर गोलकुंडा के अगस्त में, तो शिवाजी पहले मुगल से मिल गया और फिर वो बीजापुरी क्षेत्र पर हमला करने लगा, और आगे वो बीजापुर से मिलकर मुगल क्षेत्र पर हमला करने लगा। तो शिवाजी को लेकर तो आशंकित रहता था और मराठी उधर संगठित हो रहे थे। तो औरंगजेब के साथ दिक्कत यह थी कि औरंगजेब खुद दक्कन नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका पिता जब बीमार पड़ा था, उसने सत्ता हासिल की, उसके बाद 1666 तक शाहजहां जीवित रह गया। और अगर शाहजहां जीवित था तो राजधानी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर राजधानी छोड़ता तो पता चलता उसकी अनुपस्थिति में कोई अमीर कहीं ले जाकर शाहजहां को गद्दी पर बैठा दिया और शाहजहां उसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया बादशाह के रूप में, तो क्या होगा? वो तो गृहयुद्ध छिड़ जाएगा फिर। तो ये समस्या उसके सामने थी, तो राजधानी नहीं छोड़ सकता था शाहजहां जब तक जीवित था। तो दक्कन जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो इससे पहले उसने दक्कन में 2 अभियान भेजे। एक बार भेजा था शाइस्ता खान को, जिसको कि शिवाजी ने मात दे दी थी, वो पूना में आराम कर रहा था, कहानी तुमने सुनी होगी। और दूसरी बार वो मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। तो मिर्जा राजा जय सिंह सफल रहा था शिवाजी के आदेश में, वो उसको आगरा तक ले भी आया था, परंतु फिर औरंगजेब से मतभेद हो गया, तो शिवाजी तो फिर निकल लिया। और फिर शिवाजी ने मुगल सूरत क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया। ये सब जो प्रक्रिया चल रही थी, तो औरंगजेब की मजबूरी थी कि दक्कन नहीं जा सकता था। बाद में 1666 में जब शाहजहां का डेथ हुआ तो औरंगजेब फ्री हुआ, लेकिन तब तक जाट विद्रोह शुरू हो गया, अफगान विद्रोह शुरू हो गया, सतनामी विद्रोह शुरू हो गया। उत्तर की समस्याओं में उलझा रहा वो अंत में दक्कन जाएगा 1681 में अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए। अभी ग्राउंड क्या होगा आई जस्ट डिस्कस विथ यू। तो इस चरण में वो खुद दक्कन नहीं जा सकता था, वो मुगल अमीर को भेजता था सेना लेकर। मुगल अमीर दबा नहीं पाता था उस मराठी शक्ति को। अब औरंगजेब दूसरे चरण में यह अपेक्षा करता था बीजापुर गोलकुंडा से कि शिवाजी के अगेंस्ट में बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब की सहायता करे। अब तुम ही बताओ बीजापुर और गोलकुंडा क्यों औरंगजेब की सहायता करता, बल्कि उसका बस चलता तो और भी वो दोनों मराठों को औरंगजेब के सिर पर बैठा देते, क्योंकि तो इतने क्रुद्ध होकर चले आ रहे थे, यार तुमने हमारा भूभाग छीन लिया, ऊपर से मैं तुम्हारी सहायता करूं। बल्कि औरंगजेब बीजापुर गोलकुंडा तो चुपके चुपके उसको और उल्टी सहायता करता था। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब गुस्सा खाता रहा, झुंझलाता रहा, कुछ उसका चल नहीं पाया। तो उसका प्रयास यह था कि पहले बीजापुर गोलकुंडा की सहायता से शिवाजी को दंडित करे, मराठों को दंडित करे, और अगर बीजापुर गोलकुंडा से अपेक्षित सहायता नहीं मिल पाती है तो फिर बीजापुर गोलकुंडा को भी दंडित करे। तो यही नीति की का दोहरापन इस समय कायम रहा। 1684 से उसकी नीति का तीसरा चरण आरंभ हुआ, क्योंकि देखो एक्चुअली पहले क्या था कि वो दक्कन स्वयं नहीं जा सकता था। तो दक्कन स्वयं नहीं जा सकता था,
तो एक तो शाइस्ता खान को सूबेदार बनाकर भेजा था, तो शाइस्ता खान गया और वहां जाके विफल होकर लौट आया था। तो मिर्जा राजा जय सिंह को उसने 1665 में डिप्यूट किया था कि आप जाइए और जाकर शिवाजी को दंडित कीजिए। तो मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ से गया तो उसने बहुत बड़ी योजना बनाई। उसने पहले शिवाजी के शत्रुओं से संपर्क किया और फिर वह शिवाजी जिसमें रायगढ़ में छिपा हुआ था, तो शिवाजी को लेकर वो रायगढ़ पर घेरा डालकर बैठ गया और रायगढ़ के किले में ऐसा घेरा डाला कि शिवाजी, सॉरी, पुरंदर के किले पर जाके घेरा डाल लिया और पुरंदर के किले को इस प्रकार से घेरा कि शिवाजी को निकलने का कोई जुगत नहीं मिला। शिवाजी फंस गया उसमें। तब शिवाजी ने समर्पण कर दिया मिर्जा राजा जय सिंह के अधीन। अब मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ एक समझौता किया जो मुगलों के फेवर में था, और उसमें था कि शिवाजी के 35 किले में 23 किले मुगल के हो जाएंगे, शिवाजी के पास केवल 12 किले बचेंगे। बदले में शिवाजी को 5 लाख हुन वार्षिक राजस्व वाला बीजापुरी भूभाग मुगलों ने दे दिया, मतलब मिर्जा राजा जय सिंह ने, कि इसको मुगल सहायता से आपको जीतना है। तो मिर्जा राजा जय सिंह की नीति यह थी कि बीजापुर और शिवाजी के बीच अस्थायी शत्रुता हम पैदा कर दें, क्योंकि जब ये भूभाग वो जीतने जाएगा तो जाहिर है कि बीजापुर से उसकी अदावत होगी। तो उसी तरह की जैसे आप बांग्लादेश को कराची का बंदरगाह दे दीजिए और बोलिए इंडिया की सहायता से जीतना है। इस पर खुश होकर मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखा था कि हमने शिवा को वृत्त के केंद्र में बांध लिया है, अब शिवा हमसे दूर कहीं नहीं जा सकता। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह एकमात्र ऐसा अमीर था जिसने औरंगजेब को सुझाव दिया कि देखिए, दक्कन की समस्या का एक ही निराकरण है, कंप्लीट फॉरवर्ड पॉलिसी, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया था। कंप्लीट फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब है कि हमें बढ़ते जाना है, मतलब विस्तार करते हुए निकल जाना है। ये जब तक ये मराठे बीजापुर गोलकुंडा की ओट ले रहे हैं, तो पहले हमें यहाँ नीति अपनानी चाहिए कि मराठों की सहायता से बीजापुर गोलकुंडा को समाप्त कर देना चाहिए और फिर मराठों को तब निशाना बनाना चाहिए और तब सुदूर दक्षिण तक विस्तार करते हुए जाना चाहिए। कृष्णा नदी हमें क्रॉस कर जाना चाहिए कि जब तक हम यहाँ रुके रहेंगे सीमित विस्तार की नीति हमारे लिए इसी तरह से भयानक हो। उस समय औरंगजेब हिचक रहा था। हिचकने का कारण यह था कि जब तक शाहजहां जीवित था या औरंगजेब उत्तर की समस्या में ग्रस्त था, जब मिर्जा जय सिंह 1665 में गए तब तो शाहजहां जीवित ही था, तो राजधानी नहीं छोड़ सकता था। अब राजधानी अगर नहीं छोड़ सकता तो दक्कन में अगर वो कोई भी सैन्य अभियान करता तो वह अभियान बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा अभियान होता। बीजापुर गोलकुंडा को जीतना कोई सहज बात नहीं थी, वो पावरफुल स्टेट्स थे, तो उनको जीतने के लिए मुगलों की सबसे बड़ी सेना जाती, और वो सबसे बड़ी सेना किसी मुगल राजकुमार या मुगल अमीर के अधीन नहीं भेज सकता था, क्योंकि वह स्वयं दक्कन से आया था। तो उसको इस बात का अनुभव था कि कोई भी राजकुमार या मुगल अमीर इतनी बड़ी सेना का कमांडर बनकर पावरफुल हो जाएगा और हो सकता है कि दिल्ली में हमारे लिए ही समस्या उत्पन्न कर दे। तो वो तभी जाता जब बादशाह स्वयं होता खाली, और बादशाह स्वयं खाली नहीं था। तो उसको औरंगजेब टालता रहा। 1681 में स्थिति यह बनी कि उसका एक बेटा अकबर था। औरंगजेब के शासन काल में उसके तो 5 बेटे थे। एक था मुअज्जम, दूसरा था आजम, तीसरा था कामबख्श जो सिया पत्नी से उत्पन्न था, चौथा था अकबर और 5वां था मोहम्मद सुल्तान। तो जो मोहम्मद सुल्तान के बारे में बता ही चुका हूं, क्योंकि शुजा के साथ उत्तराधिकार के युद्ध में उसने मीर जुमला के साथ मोहम्मद सुल्तान को भेजा था, और मोहम्मद सुल्तान की बाद में शुजा की पुत्र से आशिकी हो गई थी, जिस पर औरंगजेब ने उसको दंडित करके जेल खाने में डाल दिया था, जहां पर उसका 1676 में जेल खाने में ही डेथ हो गया। तो मोहम्मद सुल्तान का नाम काट दीजिए आप लोग। अब बचता है उसका दूसरा बेटा अकबर। तो अकबर उसके व्यवहार से उसका विरोधी हो गया था, और विद्रोही होकर जाकर, आपको याद है राठौर, दुर्गादास राठौर याद है, दुर्गादास राठौर से जाकर मिल गया, और दुर्गादास राठौर से मिलकर उसने एक योजना बना ली कि औरंगजेब को गिरफ्तार करके उसको समाप्त कर दिया जाए। औरंगजेब अजमेर में लगभग केवल अपने अंगरक्षकों के साथ आरक्षित था, बहुत कम, उसके पास 200-400 केवल सैनिक थे। तो अचानक दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर अकबर ने अजमेर पर हमला कर दिया। औरंगजेब तो बिल्कुल ही पकड़ा जाता, और फिर उसका क्या होता समझ सकते हो। लेकिन औरंगजेब फिर भी एक मजा हुआ खिलाड़ी था, उसने चाल चल दी। उसने कुछ ऐसे पत्र फिकवा दिए वहां जिसे यह सिद्ध हो रहा हो कि अकबर औरंगजेब से मिला हुआ है और दुर्गादास राठौर को गिरफ्तार करवाने की साजिश में ऐसा किया है। समझ रहे हो कि नहीं।
अब दुर्गादास राठौर ऐसा घबराया कि भागा वहां से सीधा उल्टा। अब अकबर समझाता रहा, सुनिए भाई इसमें षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं, और अकबर भी उसके पीछे पीछे भागा। अब अकबर के सामने तो इधर कुआं, इधर खाए, इधर बाप, जालिम बाप, उधर दुर्गादास राठौर जो उस पर शक कर रहा है, अब तो मार डालता उसको राठौर भी, यहां भी मरता वहां भी मरता, और राठौर के पीछे ही भागा। सोचा कि हमारे जालिम बाप से ज्यादा समझदार यही होगा। तो वहां से दौरा हुआ दुर्गादास राठौर के पास, और दुर्गादास राठौर को उसने अपने इनोसेंस होने के सारे प्रमाण दे दिए। दुर्गादास राठौर समझ गया कि वास्तव में एक षड्यंत्र था, लेकिन तब तक तो औरंगजेब निकल गया हाथ से। अब तो दुर्गादास राठौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो बच्चों, अब तुम्हारा बचाना हमारे बस की बात नहीं, अब वो बूढ़ा छोड़ेगा नहीं तुम एक काम करो, तुमको मैं सुरक्षित जगह पहुंचा देता हूं, दक्कन में शंभू जी के पास। शिवाजी 1680 में ही मर चुका था, एक घटना 1681 की है, और शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ था शंभू जी। तो वो क्या किया कि शंभू जी को लेकर और यहां से सीधा दक्कन गया, और दक्कन ले जाकर, सॉरी, इसको अकबर को लेकर सीधा शंभू जी के पास गया दुर्गादास राठौर, और दुर्गादास राठौर ने उसे शंभू जी के संरक्षण में छोड़ दिया, और वहां से चला आया कि यहाँ सुरक्षित रहे। औरंगजेब अपने इस पुत्र की हरकत से इतना क्रुद्ध था कि औरंगजेब किसी भी सीमाबंदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। औरंगजेब ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत एक सेना सजाकर वो निकल गया, और निकलते हुए औरंगजेब ने दक्कन का अभियान, मतलब दक्कन पहुंच गया पीछा करते हुए। अब अकबर को लगा कि भाई अब तो अपना कल्याण है नहीं, तो अकबर तो अपनी जान बचा के उधर से ही अपना सी रूट से ईरान भाग गया कि अब तो हिंदुस्तान में रहना अब संभव नहीं है, तो भाग गया, फंस गया शंभू जी। क्योंकि औरंगजेब जब आया तो औरंगजेब तो पहले ये तब तक 1684 से तीसरा पोजीशन अनफोल्ड किया। औरंगजेब को लगा कि मराठों को ओट दे रहा है बीजापुर गोलकुंडा, तो औरंगजेब तृतीय चरण में पहुंचा कि हम बीजापुर गोलकुंडा का ही नामो निशान मिटा देते हैं। अब उसी में भी देखो एक दिलचस्प कहानी उसके पुत्र मुअज्जम के साथ भी हो गई। दो पुत्र का तो हाथ देख ही लिए। तीसरा पुत्र मुअज्जम जब गोलकुंडा पर पहले औरंगजेब ने घेरा डाला था, एक घटना है 1685 की, पहला घेरा उसने गोलकुंडा पर डाला था। उस समय मुअज्जम ने थोड़ा सा गोलकुंडा के साथ नरमी दिखा दी थी, और औरंगजेब के सामने पैरवी कर दी थी, गोलकुंडा को अनेक्स मत कीजिए। औरंगजेब इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने मुअज्जम को सीधे जेल खाने की हवा खिला दी। मुअज्जम 12 वर्षों तक जेल खाने में कैद रहा। 1697 में वो निकल कर आया जेल से, तो उसको यहां से सीधा काबुल का सूबेदार बनाकर भेजा। काबुल का सूबेदार होने पर इतना दहशत थी अपने बाप की उसे कि जब औरंगजेब का कोई भी आदेश जाता था वो पत्ते की तरह वो कांपने लगता था काबुल में। ये स्थिति थी उसकी इस बेटे की। और वही औरंगजेब मरा है तो वही मुअज्जम आकर उत्तराधिकार का युद्ध जीतेगा आजम के विरुद्ध, और तब वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बने। तो पहले 1685 में गोलकुंडा का घेरा डाला, तत्काल छोड़ दिया। 1686 में उसने बीजापुर को घेरा डाल के जीत लिया, और तब 1687 में उसने गोलकुंडा को भी जीत लिया। तो अब बीजापुर गोलकुंडा के जीतने के बाद जो मुगल सीमा है, आप समझ ही सकते हो कि पहले यहां था, लेकिन अहमदनगर तो पहले ही जीता जा चुका था। अब बीजापुर और गोलकुंडा भी जीत लिया गया, तो इसका मतलब है ये रीजन और ये रीजन जीत लिया गया। तो सीधा अब यहां से अब दक्षिण जाने की बात हो गई। अब इन क्षेत्रों को जीत लिया, इन क्षेत्रों को जीत लिया 1687 में। ये महाराष्ट्र में एक जगह था संगमेश्वर, वहां पर शंभू जी अपने परिवार और अपने एक ब्राह्मण मित्र और सहयोगी कवि कलश के साथ शंभू जी वहां पर स्थापित था। उसने सीधे 1689 में वहां पर धावा बोला, और शंभू जी, उसकी पत्नी यशुबाई, उसका बेटा साहू और कवि कलश जो उसका ब्राह्मण परामर्शदाता था, उन सब को गिरफ्तार कर लिया, और 1689 में यातना देकर उसने शंभू जी को मार डाला। अब यहां पर इतिहासकार दो भूल औरंगजेब का मानते हैं। एक भूल यह कि जब बीजापुर गोलकुंडा को उसने जीत लिया था, और बाद में जब उसने मराठे शंभू जी को गिरफ्तार किया, तो आपको याद होगा कि जब शाहजहां ने अहमदनगर को जीता था, तो शाहजहां अहमदनगर को जीतने के बाद बीजापुर के साथ संधि करके बीजापुर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था उसने, और अपने इस कदम को वैधता प्रदान कर दी। तत्काल उसको चाहिए था कि शंभू जी से समझौता करके उसे वैधता ले ले अपने बीजापुर गोलकुंडा की विजय की। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही है।
उल्टा उसने शंभू जी को यातना देकर मार डाला। अब शंभू जी के विषय में कहा जाता है, शंभू जी के विषय में कहा जाता है कि शंभू जी वैसे शिवाजी जैसी योग्यता भी नहीं थी, थोड़ा आराम तलब इंसान भी थे। मराठों के बीच उन्हें वह सम्मान और वह पकड़ नहीं थी जो शिवाजी की थी। लेकिन एक कहावत है कि जब वो मतलब सीजर डेड वॉज स्ट्रॉन्गर देन सीजर एलाइव, जूलियस सीजर के विषय में कहा जाता है कि मृतक सीजर जीवित सीजर से ज्यादा पावरफुल सिद्ध हुआ। तो बात यह थी कि शंभू जी को भले वो सम्मान हो या ना हो, लेकिन जब शंभू जी को जब सामने रखा गया मृत्यु और इस्लाम का विकल्प, और शंभू जी ने जब मृत्यु का वर्ण कर लिया, सिर दिया परंतु सार नहीं दिया, तो अचानक शंभू जी का सम्मान मराठा सरदारों के बीच काफी बढ़ गया और रातों रात शंभू जी मराठों के हीरो बन गए। और डिफरेंट मराठा सरदार ने शंभू जी के नाम पर एकदम सीक्रेटली वॉर छेड़ दिया, एकदम गुरिल्ला पद्धति से मुगलों के विरुद्ध वॉर छेड़ दिया। और देखते देखते मराठा आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके चरित्र को औरंगजेब नहीं समझ पाया। इसका अनुमान औरंगजेब को नहीं था कि अब तो पहले तो एक शंभू जी या शिवाजी की से एक डील करने वाला था, अब जब एक कोई सर्वमान्य नेता मराठों के बीच नहीं है तो फिर वही है कि उसका छोटा भाई राजा राम सीक्रेटली बन गया लीडर, और मराठा सरदार शंभू जी के नाम पर जहां तहां उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और दूसरी गलती औरंगजेब ने यह की कि बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के बाद औरंगजेब को तत्काल वहीं तक रुक जाना चाहिए था। लेकिन कुछ जो मुगल अमीर थे उसने औरंगजेब को सुझाव दिया कि हम लोग सुदूर तक जीतते हुए सुदूर कन्याकुमारी तक हम लोग पहुंच जाए। तो औरंगजेब कृष्णा नदी को क्रॉस कर गया, और जब वो अपने साम्राज्य विस्तार जब ज्यादा करना शुरू कर दिया तो मुगल सीमा बड़ी लंबी हो गई। मतलब जितना अगर संगठित होकर रहता तो उतना मराठा आक्रमण को अच्छे से झेल सकता था। मुगल सीमा जैसे ही लंबी होती चली गई, इट बिकेम मोर वल्नरेबल टू मराठा अटैक्स। जो मराठा अटैक है उसका वो ज्यादा प्रोन हो गया। तो जब ये जो दो चीजें तुम देख रहे हो, ये दो चीजों ने औरंगजेब को कहीं ना कहीं और भी विपत्ति में फंसा दिया, और ये दो उसकी सीरियस भूलें हुई। अब औरंगजेब की स्थिति यह थी, गुरिल्ला पद्धति से चूंकि मराठा वॉर कर रहे थे, तो मराठों पर एक तरीके से पकड़ बनाना औरंगजेब के लिए मुश्किल था। स्थिति यह होती थी कि मुगल अमीर सुबह से लेकर, अब 25 वर्ष रह गया औरंगजेब उधर दक्कन में, उसका कैरियर का फर्स्ट हाफ नॉर्थ और सेकेंड हाफ साउथ। और जितने जो राजपूत अमीर, एक हिस्टोरियन ने तो यहां तक रिसर्च करके दिया है कि राजपूत अमीरों की एक पूरी पीढ़ी 25 वर्ष रह गई दक्कन में, और फैमिली कोई साथ ना था, नहीं रखने का नहीं था वहां पर। वो तो एकदम वो ट्रेन में, मराठों के ट्रेन में खतरा में कोई, तो माना गया कि राजपूतों की जनसंख्या भी इस कारण से कुछ कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो अमीर हैं वो दक्कन में रह गए, तो वंश वृद्धि इधर हुई नहीं। तो दैट वाज गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम। औरंगजेब की तो कोई चिंता ही वंश वृद्धि की नहीं थी। वो तो जानते हैं कि वो तो अपने टाइप का एक इंसान था, जिंदा पीर कहा जाता था। ड्राइडन ने लिखा है कि 3 घंटे ही सोता था। नरेंद्र मोदी से भी एक स्टेप आगे थे। मनुकी ने भी लिखा है, दो हिस्टोरियन ने लिखा है। एक तो उसका मिर्जा मोहम्मद काजिम है, उसने भी लिखा है कि 3 घंटे सोता था। और फिर मनुकी एक इटालियन, वो फ्रेंच जो आया है, उसने भी मतलब औरंगजेब को निकटता से देखा है, तो उसने भी इस बात की पुष्टि की है 3 घंटे सोता था। अब बताओ, इंसान रात में 12-1 बजे रात तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता रहता था, और फिर जाता था सोता था भाई 4 बजे सवेरे से। किसी को सोने भी नहीं देता था, कोई स्टाफ को, खुद तो नहीं सोता था। और ऐसे लोग तो स्टाफ में, जैसे मोदी साहब भी तो अपने आसपास किसी को सोने नहीं देते हैं, उन लोगों को भी सोए हुए बहुत दिन हो गए हैं कुछ। तो ये स्थिति थी। तो था तो इतना वो मतलब कर्मठ शासक औरंगजेब, लेकिन वही एक उसकी कर्मठता किस काम की उसने तो उसने अब सुबह में बहुत मुश्किल से मुगल अमीर किसी एक किले को जीतते और शाम तक मराठा दोबारा कब्जा कर लेते उस पर गुरिल्ला पद्धति से। अब ये सांप सीढ़ी का खेल चलने लगा। अभी जीता गया, जीता गया, जीता गया, मतलब ऐसी तरीके की। अंत में मुगल अमीर भी थक गए। नौबत ये आ गई कि धीरे धीरे मराठों से उन लोगों का सीक्रेट टॉक होने लगा, मुगल बादशाह से अलग।
कहने लगे यार रहने दे, हम लोग को चैन से, परेशान मत कर, हम लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा करो, ये लोग चुपके चुपके मराठों को चौथ देने लगे, एक तरह का कर कि है सुनो हमारे किले को छोड़ दो, हमको चैन से रहने दो, सामने है मुर्शिद कुली खां, उनके किले पर जाके हमला कर। ये नौबत आ गई। अब औरंगजेब को लग गया 1704 के बाद कि हम दक्कन की समस्या को संभाल नहीं सकते, स्थिति प्रतिकूल हो गई। तब अंत में वो 1707 में वापस होने का निर्णय लिया और वह अपनी खेमे लेकर जब वापस, अपना तो बाकी अपने बेटे आजम को और बाकी अपना वहाँ की सेना को छोड़कर कुछ अपने सेना का एक टुकड़ी लेके उत्तर की तरफ बढ़ते हुए लौट रहा था आगरा की तरफ, तो अहमदनगर के पास औरंगाबाद नामक स्थल पर उसका डेथ हुआ। तो उसका जीवन अनुभव का निचोड़ था, अजमांग हमांग फसाद बाकी, मैं ही सारे झगड़े की जड़ हूं। और ये शेक्सपियर के त्रासद नायक के विषय में कहा जाता है कि वो मरता है परंतु इस दुनिया की बेहतर समझ लेकर मरता है। भी आएगा इसके साथ, इस दुनिया की बेहतर समझ लेकर मरता। अब ये है उसका दक्कन नीति का कहानी पार्ट। अब क्रिटिकल पार्ट भी आएगा इसके साथ। तो नैरेटिव क्लियर हुआ आप लोगों को, याद रहेगा? लेकिन तुम वादा खिलाफी करते हो यार, कहाँ? अभी तो मैंने पीछे पूछा तो कुछ लोग बताए, बाकी लोग नहीं बताए। तो बोलते तो क्लेम हो, तुम थोड़ा सा आराम आराम कर रहे हो ना। हाँ। लिखो, जैसे कि लिखो प्रथम चरण,